नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जान है तो जहान है और इसके बाद जहान है तो जान है, दोनों ही बिंदुओं पर चर्चा करके मानव को प्रेरित किया था। जन सामान्य में एक नई ऊर्जा का संचार किया था और हमें कोरोना से लड़ने के लिए एक नया संबल प्रदान किया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक नया अभियान शुरू हो गया है जिसका नाम है जान है तो जहान है। इस अभियान का मकसद क्या है? इस अभियान का मकसद है उत्तर प्रदेश में सुसाइड को रोकना, आत्महत्या को रोकना। क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े हमें कहीं ना कहीं चिंतित करते हैं। यदि हम अपने यूपी की बात करें तो यूपी में कानपुर आत्महत्या के मामले में सबसे आगे है। 471 का आंकड़ा। नंबर 2 पर लखनऊ है, नंबर 3 पर दूसरे, माने अगर यूपी की बात करें तो नंबर 1 पर कानपुर है। और यदि हम पूरे देश में देखें तो हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर आत्महत्या सबसे कम 3% है। दूसरे राज्य अधिक संख्या में है। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो आत्महत्या के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो 2019 में अगर 13 लाख थे तो 2020 में 15 लाख हो गए और आए दिन घटनाएं सुनने को मिल रही है। आश्चर्य तो जब होता है, हैरानी तो जब होती है जब हम ये देखते हैं कि बच्चे आत्महत्या करते हैं, किशोर आत्महत्या करते हैं। बड़ी दुर्गम स्थिति है। लेकिन इसके खिलाफ योगी सरकार ने जो अभियान छेड़ने का निर्णय लिया है उसका पायलट प्रोजेक्ट आगरा में शुरू भी हो गया है। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जानेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं जाने माने युवा मनोचिकित्सक डॉक्टर गणेश शंकर। डॉक्टर गणेश शंकर अपने मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और बड़े ही मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। अगर मैं देखता हूं और मानता भी हूं कि जो मनोविज्ञान है उसके पर्याय के रूप में हमें डॉक्टर गणेश शंकर दिखाई देते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि ये जो जान है जहान है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई हमारी सरकार को? क्या वास्तव में कुछ अलार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई है? और अगर है भी तो ये जान है जहान है क्या? सबसे पहले तो मैं रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया जिससे कि मैं अपने विचार आपके कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों तक रख सकूं। जान है तो जहान है, जो यह कार्यक्रम, ये जो प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार का स्टार्ट किया गया है, जो पायलट प्रोजेक्ट है अभी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक अभियान है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आत्महत्या के केसेस समाज में बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कानपुर में है या वो यूपी में है, वो या अपने भारतवर्ष में है, बल्कि पूरे विश्व में आत्महत्या के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हम 2017 की एक रिपोर्ट देखें जो कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी भारतवर्ष की सबसे बड़ी रिसर्च है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और निमहैंस में बेंगलोर में एक बहुत बड़ा अस्पताल है मानसिक समस्याओं का, तो निमहैंस और मिनिस्ट्री ने मिलकर रिसर्च की
2017 में रिपोर्ट आई कि करीब भारत में 13.7% लोगों को किसी ना किसी प्रकार की मानसिक समस्या है, जो कि बहुत बड़ा अलार्मिंग डेटा है। आज उससे भी करीब 5 साल बीत चुके हैं, कोविड आ चुका है। कोविड में हम लोगों ने सब देखा ही कितना तनाव रहा है सभी को, तो शायद जो 13.7 है आज वो बढ़ के शायद कहीं ना कहीं 18-20% हो चुका है। और ये हमारा और आपका अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जहां किसी ना किसी प्रकार की कोई मानसिक समस्या का मरीज ना मिल जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अब सुसाइड के केसेस, आत्महत्या के केसेस रोज मिलते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हम लोग न्यूज़पेपर में या आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये ना जाने कि आत्महत्या किसी ने कर ली। तो आत्महत्या के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सरकार इस चीज़ को लेकर बहुत ही चिंतित है और सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि जान है तो जहान है कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या के केसेस को रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है। ठीक बात है। वैसे भी इसमें ये जो जानकारी आई है उसमें एक 5 सदस्यों की कमेटी होगी, फिर विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों को उससे जोड़ा जाएगा, क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाएगा, हेल्पलाइन से किया जाएगा और इसको स्कूल और कॉलेज तक ले जाया जाएगा। जरूरत इस बात की, गांव-गांव में तो जाना है, हर जगह तो जाना ही, लेकिन इसे स्कूल कॉलेज में भी ले जाना है। क्या आप ये महसूस करते हैं कि आज इसकी आवश्यकता हो गई है? निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को स्कूल कॉलेजों तक ले जाना ही चाहिए और इसका स्पष्ट कारण है। कारण ये है कि आत्महत्या के केसेस से कोई भी नहीं बचा हुआ, कोई भी उम्र नहीं बची हुई है। आजकल हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, 8 साल का बच्चा है उसने आत्महत्या कर ली, 14-15 साल के टीनेजर्स हैं उन्होंने कर ली, तो वृद्धावस्था के लोगों ने कर ली। तो यंग जनरेशन बहुत रिस्क पे रहती है। देखिए हम लोग मैच्योर हैं तो हम लोग कई बार अपने दुख को बर्दाश्त कर सकते हैं या दुख को व्यक्त कर सकते हैं या आगे बढ़ के उपचार भी ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो अपने दुख को व्यक्त करना ठीक से नहीं जानते, शायद उनका मनोवैज्ञानिक विकास उस लेवल तक अभी नहीं पहुंचा हुआ होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चे का दूसरा घर उसका स्कूल होता है और स्कूलों में टीचर्स को या और भी जो स्टाफ हैं उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए और बच्चों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर अवसाद के लक्षण हैं या किसी प्रकार के नकारात्मक विचार उनके मन में आ रहे हों तो उनको ये अवगत कराया जा सके कि आपको बचाया जा सकता है, आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो कार्यक्रम का स्कूलों तक, कॉलेजों तक जाना बहुत अनिवार्य है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पहले हम लोग सुना करते थे कि आर्थिक तंगी के कारण किसी ने आत्महत्या कर ली, कर्ज से डूबा था तो आत्महत्या कर ली, लोग परेशान थे अपनी पारिवारिक कलह से आत्महत्या। लेकिन आजकल तो आत्महत्या के विभिन्न कारण आने लगे हैं। यही तक आने लगा कि भाई अगर किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई उसने आत्महत्या कर ली, कहीं पर ये हो गया कि ब्लैकमेलिंग हो गई तो आत्महत्या कर ली। माने अब आत्महत्या के नए नए जो है आयाम आने लगे हैं। इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए आत्महत्या, आज भी आत्महत्या का जो सबसे प्रमुख कारण है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उनकी अगर उन डेटा की बात करें तो वो 1 नंबर पर आज भी पारिवारिक कलह ही है, दूसरे नंबर पर आर्थिक समस्याएं हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अब आयाम बहुत बढ़ गया कारणों का, अब छोटे छोटे विषयों पर आदमी आत्महत्या करने लगा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि एक डॉक्टर साहब के अगेंस्ट भी एक एक्शन लिया गया और एक केस में कुछ नेग्लिजेंस का उनके अगेंस्ट रहा और फिर डॉक्टर साहब ने आत्महत्या कर ली। तो कारण बहुत सारे हैं और उसके आयाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जीवन में तनाव का स्पेक्ट्रम भी बढ़ता जा रहा है। पहले मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल आ गया। जब मोबाइल आ गया तो उसमें ब्लू व्हेल गेम आ गया। तो याद है आपके ही कार्यक्रम में मैं आया और ब्लू व्हेल गेम पर हम लोगों ने चर्चा की थी। कितने सारे सुसाइड के केसेस आए, फिर वो गेम बैन किया गया। तो कारण भी बढ़ते जा रहे हैं और उनके कारक भी बढ़ते जा रहे हैं कि क्यों इस तरीके की समस्याएं। नशा अपने समाज में बहुत ही खराब चीज़ मानी जाती है। आज भी अपने समाज में शादी ब्याह के समय सबसे पहले यही सवाल पूछा जाता है कि लड़का नशा तो नहीं करता।
तो आज से 10 साल पहले नशा कर लेना जो है बहुत ही खराब बात मानी जाती थी। और आज हम लोग देखते हैं बॉलीवुड का शायद ही कोई ऐसा गाना होता हो जिसमें कि गर्ल्स एंड बॉयज़ को ड्रिंक करते ना दिखाया गया हो। तो कई बार सामाजिक बुराइयां भी अपनी स्वीकार्यता प्राप्त करती जा रही हैं और कहीं ना कहीं समाज में ये सारी आदतें हमारी स्वस्थ जीवन शैली को प्रभावित करती हैं और उसके कारण ही हम लोग कहीं ना कहीं तनाव के चंगुल में फंसते हैं और फिर विभिन्न प्रकार से सुसाइड होता है, चाहे फिर वो नशा हो, चाहे घर की समस्याएं हों, चाहे शारीरिक बीमारियां हों, चाहे बहुत सारे कारण हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, आपस में कलह हैं, मोबाइल बहुत बड़ा कारण है। तो बहुत सारी इस प्रकार की समस्याएं हैं जिससे कि आत्महत्या के कारण बढ़ गए हैं। लेकिन तो क्या व्यक्ति में बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो गई, एडजस्टमेंट नहीं आदमी कर रहा है, कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है, या उसके सामने बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि कुछ है ही नहीं है, अब मरने के अलावा कुछ है नहीं? क्या ऐसी कोई विषम परिस्थितियां पैदा हो गई, या जो पहले परिस्थितियां थी, जो नया रिसर्च आया है उसमें क्या कुछ नई परिस्थितियां डेवलप कर गई हैं? देखिए, जो रिसर्च है वो बड़ी मजेदार है आत्महत्या से संबंधित। अगर इसको लोग समझें, दर्शक समझें, तो वो बड़ा ही एक अजीब सा कंट्रास्ट पाएंगे कि अधिकतर बीमारियां जैसे कि इन्फेक्शन डिसऑर्डर है, मानिए कोई आदमी साफ सफाई से नहीं रहता, जैसे पोलियो की बीमारी थी, ये माना जाता था कि जब साफ सफाई से नहीं रहेंगे तो बीमारी हो जाएगी, जैसे कॉलरा हो गया, इन्फेक्शन हो गया। आत्महत्या का डेटा बिल्कुल अलग है, यानी कि इन्फेक्शन की बीमारी शहरों में कम होंगी, गांव में ज्यादा होंगी या रूरल एरियाज में ज्यादा होंगी। आत्महत्या का डेटा बिल्कुल अलग है। आत्महत्या का डेटा ये कहता है कि आज भी मेट्रोज में आत्महत्या के केसेस ज्यादा हैं, जहां हाई लेवल की एजुकेशन है, कई बार जहां, या ये कहें एजुकेशन तो नहीं कहना चाहिए, जहां पर भागदौड़ भरी जिंदगी बहुत ज्यादा वहां पर है, चाहे भौतिकवादी उसका संसार कह लें, उसकी भागदौड़ कह लें, वहां पर आत्महत्या केसेस ज्यादा हैं। साउथ इंडिया में ज्यादा है, नॉर्थ में कम है, इंडिया में कम है, डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में ज्यादा है। तो आज भी यूपी, आप अगर हम देखें तो यूपी करीब 22-25% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है पूरे भारतवर्ष की, और हमारे यहाँ सुसाइड का टोटल जो परसेंटेज है वो आज भी 3% के आसपास है। जबकि अगर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, केरल देख लें तो वहां परसेंटेज बहुत हाई है, करीब 13%, 10% ऐसा डेटा आता है। तो जहां कहीं आज भी भाग दौड़ भरा माहौल बहुत ज्यादा है, भौतिकता बहुत ज्यादा है, जहां मानसिक रिलैक्सेशन, तनाव बहुत है, मानसिक रिलैक्सेशन कम है, वहां सुसाइड के केसेस ज्यादा हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं ये देखता हूँ तो यूपी में कानपुर नंबर 1 पर है। हाँ जी। इसका क्या कारण है? कानपुर बहुत सारे मामलों में नंबर 1 पर रहता है। हाँ जी। देखिए, कानपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है, और कानपुर के आसपास अगर हम देखें तो करीब 12 छोटे बड़े जिले, कस्बे इससे जुड़े हुए रहते हैं। बहुत सारे लोग रोजगार के लिए यहाँ पर आते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि करीब सबसे जो प्रमुख कारण है आज भी पारिवारिक कलह है और फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, यानी कि जो आर्थिक स्थिति में अगर गड़बड़ी है तो वो 2 प्रमुख कारक होते हैं, और फिर नशा बहुत बड़ा प्रमुख कारक है। तो जो बाहर के लोग बहुत सारे आते हैं, आसपास के आते हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए आते हैं, और कई बार रोजगार की समस्याओं के कारण फिर पैसा कम है तो कलह चालू हो गई और फिर नशा चालू हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर हम नेशनल रिसर्च की बात करें जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई, तो अगर 50 लाख लोग हमारे यहाँ कानपुर या आसपास हैं, और रिसर्च कहती है करीब 15-20% लोगों को किसी ना किसी प्रकार की समस्या है, तो उस हिसाब से तो करीब 8-10 लाख लोग हैं जिनको कि किसी ना किसी प्रकार की मानसिक समस्या है और उनको उपचार की आवश्यकता है। और डेटा कानपुर का है कि करीब पिछले साल करीब 400 लोगों ने आत्महत्या, 4 या 450 के आसपास कुछ लोगों ने, 471 लोगों ने। हाँ, तो करीब 500 के अंदर रख लें, क्योंकि बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग भी नहीं होते हैं। तो अगर ये 471 है तो रख लीजिए कम से कम होंगे तो 800-1000 केसेस होंगे। तो 10 लाख में करीब 1000 लोग, 800 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बाकी के लोग तो बहुत लोग, कितने लोग राय ले रहे हैं, ये है सबसे बड़ी बात। और एक चीज मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहूंगा कि सुसाइड की, आत्महत्या की बात हो और लोगों तक ये एक मैसेज अगर ना जाए तो कार्यक्रम अधूरा। वो मैसेज ये है कि आत्महत्या कोई
पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व की कमजोरी नहीं है। आत्महत्या एक बीमारी है, और बीमारी है तो उसके कारण होते हैं, उसके कारक होते हैं, और उसका समाधान होता है, उसका इलाज होता है। तो हम लोग इस चीज को ना समझ के, कई बार आप देखिएगा जो आत्महत्या कर लेता है तो लोगों का एक ही रिएक्शन होता है, इतना दिमागी कमजोर कैसे था, इतना कैसे कमजोर था। अगर हम किसी को डायबिटीज हो जाती है या किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता है, तब तो हम ये नहीं कहते वो कितना कमजोर था। तो आत्महत्या एक मानसिक समस्या है, उसका उपचार होना चाहिए, और लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि आत्महत्या को पहचाना जा सकता है और समय पर बचाया जा सकता है। तो कैसे पहचाना जा सकता है और कैसे बचाया जा सकता है? बचाने में तो आप कह सकते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाइए, फिर उनसे राय लीजिए आगे, लेकिन पहचाना कैसे जाता है कि ये व्यक्ति इस स्थिति में जा रहा है, सुसाइडल स्थिति में? क्या उसमें डिप्रेशन मेन होता है या बिना डिप्रेशन के भी लोग चले जाते हैं? हाँ, देखिए, डिप्रेशन एक कारण है, डिप्रेशन के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, ये हमें समझना चाहिए। और जब आदमी आत्महत्या की कोशिश कर लेता है, कई बार तो इमरजेंसी में, जैसे हैलेट हॉस्पिटल में हम लोग इमरजेंसी में देखते हैं कि कोई जहर खा के आ गया है, कोई फांसी लगा के आ गया, कई बार तो लोग कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो घर के लोग चाहें तो शुरुआती लक्षणों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या क्या लक्षण? जब भी कोई आत्महत्या करता है तो उसके पहले उसकी मनोदशा बदल जाती है, व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है। इनफैक्ट क्या है कि एक आरोन बैक बोल के एक मनोरोग विशेषज्ञ हैं, थे पहले, वो साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, और उन्होंने एक थियरी दी। उन्होंने कहा एक कॉग्निटिव ट्रायड होता है ऐसे मानसिक रोगी का जो आत्महत्या कर सकता है, अवसाद में है, तो उसमें 3 चीजें बदल जाती हैं। एक तो व्यक्ति अपनी तरफ से निराश हो जाता है, वर्थलेस फील करता है, कहता है मेरी जिंदगी में कुछ नहीं, मैं बेकार हूं। फिर वो कहता है मेरे आसपास की परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, यानी वो हेल्पलेस फील करता है। और फिर फ्यूचर और भविष्य के लिए वो होपलेस हो जाता है कि अब कुछ नहीं ठीक हो सकता। तो जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तब आदमी आत्महत्या की तैयारी चालू कर देता है। क्या करता है? सबसे पहले वो नकारात्मक बातें बोलना चालू करता है कि बच्चा बोलेगा मम्मी मेरा जीने का मन नहीं करता, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। तो खाना दिया जाएगा तो वो खाएगा नहीं, नींद उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, पढ़ाई है तो मन नहीं लग रहा है, या काम करता है तो काम में मन नहीं लग रहा है, आंखों में आंसू भरे भरे रहते हैं। ठीक है, और अक्सर उसकी भाव भंगिमा जो होती है वो बड़ी ही नकारात्मक रहेगी। ये जो उसका अगर हम माथा देखें तो यहाँ पर बीच में उसके अक्सर एक फोल्ड दिखता है, ऐसे करके वो जैसे नाक और भौं को सिकोड़ के रखना। जी, इसको हम लोग ओमेगा साइन या वेरेगो ट्रायंगल बोलते हैं। इससे भी देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि व्यक्ति बड़ा निराश है। सबसे बड़ी चीज होती है कि परिवार के लोग इस चीज को समझें कि अवसाद के लक्षण हैं क्या क्या, और उन लक्षणों को देखें कि कहीं मैच तो नहीं कर रहा मेरे बच्चे के साथ या मेरे परिवार के सदस्य के साथ। तो इनके आधार पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। साथ में कुछ और भी चीजें होती हैं जिनके परिवार में किसी को मानसिक रोग रह चुका है, या जो पहले भूतकाल में पहले कभी आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। ऐसे अगर 100 व्यक्ति हम ले लें जो आत्महत्या की कोशिश कर चुके हैं, आने वाले 10 सालों में इनमें से 7 से 8 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। डिवोर्सी लोग जो अकेले रहते हैं, जिनकी नौकरी छूट गई है और जिनको बहुत दिनों से कोई क्रोनिक बीमारी है, जैसे ठीक नहीं हो रही है, कैंसर है या कुछ है, या व्यक्ति जो है वो दोस्त नहीं है उसके, अकेला रहता है, ये सारे प्रमुख लक्षण हैं जहां के हमको सतर्क रहना पड़ेगा कि ये व्यक्ति आत्महत्या कर सकता। लेकिन खास तौर से जब मैं आपसे युवाओं की बात करूं, जी, विद्यार्थियों की बात करूं, किशोरों की बात करूं और बच्चों की बात करूं, उनमें क्या होता? क्योंकि अब वो कहें वो गणित का पेपर खराब हो गया तो आके आत्महत्या कर ली, रिजल्ट खराब आया आत्महत्या कर ली। तो ये जो एकदम प्रवृत्ति, मुझे मालूम है कि जब बोर्ड का रिजल्ट आता था, अब तो खैर नहीं है, तो पहले एक बड़ा भयातुर डर भरा माहौल हो जाता था। रिजल्ट आ रहा, अखबार वाला आएगा भी, चिल्ला के बोलेगा।
तो कहते हैं उस समय गंगा जी के पास 2 पुलिस वाले खड़े कर दिए जाते थे जी। कि भाग करके यहाँ नहा जाए और वो कूद न जाए हाँ, आकर के। बिल्कुल सही है। जी, जी। ये उस समय की धारणा। अब हाँ तो खैर जी। वो नहीं रहा, जी। लेकिन उस समय था। मुझे आज भी याद है जब जी। मैंने भी हाई स्कूल दिया था, इंटर दिया जी, था। जी। तो मेरा कहने का अभिप्राय आपसे ये है, ये जो बच्चों में जो बढ़ रही है प्रवृत्ति, जी। उसका आप क्या कारण मानते हैं, और उनमें कौन से लक्षण दिखने लगते हैं जिनके कारण माता पिता को सतर्क हो जाना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही व्यापक वैसे प्रश्न है, इसके बहुत सारे आयाम है, फिर भी मैं इसका उत्तर हाँ, संक्षिप्त रूप हाँ, में देना चाहता हूँ जी। कि देखिए, बच्चों पहले जमाने में, देखिए जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, लोगों का शरीर और उनकी मनोदशा सब बदल रही है। ठीक है, पहले जमाने का आदमी बहुत शारीरिक तौर पे मजबूत था। आजकल शायद ये सभी लोग बोलते हैं और मानते भी हैं कि उतना मजबूत नहीं रह गया है। खान पान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से पहले के लोगों में उतना मानसिक तनाव नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हर घर में मानसिक तनाव हो गया है। हर आदमी टेंशन में रहता है। ठीक है, तो बच्चों में भी इंटेलिजेंस वाला लेवल तो बढ़ा है। आजकल के बच्चे हम लोगों से इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी क्योंकि इसको फ्लिंट इफेक्ट कहते हैं। हर एक नई जनरेशन का आईक्यू पहले वालों से 15% बढ़ जाता है। इसको फ्लिंट इफेक्ट कहते हैं। तो उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके पास नॉलेज है, लेकिन उनके पास शायद विजडम नहीं है, और शायद उनके पास एंड्योरेंस नहीं। एंड्योरेंस माने तनावग्रस्त परिस्थिति को झेल पाने की क्षमता। पहले तो अगर टीचर्स फिजिकल पनिशमेंट भी दे देते थे स्कूलों में, बहुत मारपीट भी हो जाती थी। अब ये सब बंद हो चुका है, दंड प्रक्रिया ये सब। अगर किसी को दे दिया जाता है तो उस पर बच्चे पर बड़ा बुरा असर पड़ जाता है। तो नकारात्मक बातें जीवन में सिर्फ अच्छा ही नहीं अचीव करना है। ट्रेनिंग तो इस बात की भी होनी चाहिए कि आप फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तनावग्रस्त परिस्थिति को कैसे करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या उससे लड़ेंगे। तो कई बार होता है कि बच्चे इस चीज के लिए तैयार नहीं हैं, या ट्रेंड नहीं है, या हमारे सिस्टम में ट्रेनिंग का कहीं ना कहीं फॉल्ट है कि हम लोग बच्चों को तनाव झेलने की क्षमता उनमें विकसित हो, इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है, छोटा बच्चा है, मोबाइल यूज कर रहा है, मम्मी ने उसका फोन लिया और बच्चा गया अंदर कमरे में, उसने सुसाइड कर लिया। टीचर ने क्लास में बच्चे को खड़ा कर दिया, उसकी इंसल्ट हो गई, और वो घर में गया और उसने सुसाइड कर ली। किसी ने एग्जाम दिया, एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, सुसाइड कर लिया। तो इस प्रकार के तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन लोग न्यूज़पेपर में ना देखें। कारण क्या है कि हमें बच्चों में, माँ बाप भी इसके लिए काफी हद तक मैं इसमें दोष मानूंगा उनका, या कई बार स्कूल्स के में भी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक कमियां रह जाती हैं कि बच्चों को मानसिक तनाव झेलने के लिए भी हमें ट्रेन करना है। बच्चे को फेल होने की ट्रेनिंग भी देनी है। ठीक है, जिसमें उसमें इंड्योरेंस डेवलप हो। और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली के परिवार बड़े सफर करते हैं। यही कारण है सुसाइड रेट सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली में है। कारण क्या है? अगर माता पिता के सपने पूरे नहीं हुए तो वो बस अपने बच्चे के सक्सेस के पैरामीटर को ही मानते हैं कि वो शायद सफलता मिल गई, एग्जाम क्रैक हुआ, 99% मार्क्स आए तो वो सफल हुआ, अदरवाइज वो पूरी तरह फेल हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। हमें रेडी रहना चाहिए कि अपने सपने हम नहीं थोपेंगे। बच्चा जो बेस्ट कर सकता है वो करे, और बच्चा अगर नहीं भी कर पाता है तब भी कोई समस्या की बात नहीं है। और ये हमें अपने बच्चे को बताना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा, तब बच्चा अपने मानसिक तनाव को कम कर पाएगा, अपनी बातों को पिता से या माता से कह पाएगा। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, ये बच्चों में सुसाइड करने की जो प्रवृत्ति या सोच, ये कहाँ से पैदा होती है? जैसे भाई बड़े लोग हैं, देख रहे हैं कि बहुत निराश हो गए, दिक्कत हो गई, फिर उनको ये भी मालूम है कि उन्होंने अखबारों में पढ़ रखा था कैसे हैंगिंग हो जाती है, ऐसे होगा, या ये सल्फास ले ले। क्योंकि मुझे मालूम है कि पहले हम लोग जब रिपोर्टिंग करते थे तो कहीं जहर खुलानी से मौत हो गई, जहर से कहीं क्या सल्फास दे दिया गया। सल्फास एक बहुत कॉमन शब्द था। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो बच्चे हैं जिनमें देखा गया कि ज़्यादातर वे हैंगिंग के उस पे आते हैं, मैंने देखा मोस्टली, ये इनके मन में ये प्रवृत्ति ये कहाँ से आती है? क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई में तो ये सब चीज़ें हैं नहीं, तो ये कहाँ से इनके जीवन में ये बातें आ रही हैं? अब बच्चे के मन में ये जो बातें हैं वो बच्चे को जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप
घर में आप देखिए टीवी 24 घंटे खुला रहता है, हर घर में टीवी खुला हुआ है, तो या मोबाइल पे बच्चा देख रहा है। सुसाइड के दो जो सबसे प्रमुख कारण है, नंबर 1 पर है हैंगिंग और दूसरे नंबर पे है आत्महत्या। तो आप अगर फिल्में देख लें या आजकल 24 घंटे टीवी चलता है तो उसमें सीरियल्स आ रहे हैं, तो आप देखेंगे या तो हैंगिंग करके आत्महत्या बच्चा देख रहा है कि टीवी पे कर रहे हैं लोग, या जहर खा के कर रहे हैं, या नस वगैरह काट के कर रहे हैं। तो बच्चों के केस में अधिकतर हम लोग ये 3 चीजें देखते हैं, सबसे प्रमुख देखने को मिलती हैं। तो बच्चों के जो सुसाइड होते हैं इनको हम लोग कहते हैं कॉपी कैट सुसाइड। कॉपी कैट सुसाइड, एक बच्चे ने किया तो दूसरा उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए करता है। और यही कारण है कि इसके ब्लू व्हेल वाला, अगर आपने याद हो प्रकरण जब हुआ था, तो उसमें बहुत बार काट पीट करके सुसाइड या छत से कूद कर सुसाइड, कई एक ही पैटर्न था उसमें, उसी पैटर्न को फॉलो करते थे। तो बच्चे जो आसपास देखते हैं वही सीखते हैं और उसी से सीख के आत्महत्या के उन्हीं संसाधनों को या उसी प्रकार की टेक्निक को यूज करके आत्महत्या करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जो इन बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा कि मानसिक तनाव उनको झेलने के लिए भी इनकी प्रवृत्ति हो, फेल हो जाते हैं उसकी भी उनमें प्रवृत्ति, क्या इसके लिए कोई विशेष कोर्स, विशेष क्लासेस या परिवार में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि बच्चों को सही दिशा मिल सके? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं ये आपके कार्यक्रम के माध्यम से फिर से बोल दूं, कई कार्यक्रम में पहले भी बोल चुका हूं कि पहली बात तो अभिभावक जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप एक चीज को अच्छे से जान लीजिए, सीख लीजिए कि अब आपके बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां उनकी बहुत जिम्मेदारी है, उन टीचर्स की, उन प्रिंसिपल्स की। अब सीबीएसई, आईसीएसई सबकी गाइडलाइंस आ गई हैं कि हर स्कूल में एक क्वालिफाइड काउंसलर होनी चाहिए या साइकाइट्रिस्ट होना चाहिए। और खासकर वो बच्चे जिनका की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मान लीजिए कि पूरे बैच के आखिरी के 5 या 10 बच्चे, उनकी नियमित काउंसलिंग सेशन होना चाहिए। और माता पिता को ये पूरा अधिकार है कि वो प्रिंसिपल के पास जाएं और ये बात पूछें कि सर या मैडम, मेरा बच्चा जो इतना खराब परफॉर्म कर रहा है या तनावग्रसित रहता है, तो क्या इसकी आपके विद्यालय में काउंसलिंग हो रही है? तो ये आप जरूर पूछें। और साथ में माता पिता भी अपने आप को जागरूक करें कि अगर बच्चे में अवसाद के लक्षण जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए कि बच्चा अलग अलग सा रहने लगा है, चिड़चिड़ा रहता है, खाता नहीं है, सोता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहा है, तो आप बच्चे से बात करें। डांटना डपटना सलूशन नहीं है, समाधान नहीं है। आप बच्चे की मनोदशा को समझिए। अगर आप अपने बच्चे के मन में विश्वास नहीं पैदा कर पाए कि बच्चा अपने मनोव्यथा को आपको बता पाए, तो आपकी पेरेंटिंग फेल हो गई बेसिकली। आप एक अच्छे माता पिता बन नहीं पाए। आप बच्चे को डांट सकते हैं, बच्चा छोटा है, बोल नहीं पाएगा, लेकिन एक दिन आपको पेरेंटिंग में वो 10 में आपको 0 मार्क्स देगा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि एक दिन ऐसी परिस्थिति आए, तो आपको अपने बच्चे से बहुत ही सौहार्दपूर्ण बर्ताव करते हुए, इसकी मनोदशा को समझते हुए उससे डिस्कशन करना चाहिए। और एक बात ये भी है कि बच्चे की किसी दूसरे बच्चे से तुलना भी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, कि वो देखो कैसे फर्स्ट डिवीजन आ रहा, तुम तो 0 पे आ जाते हो, और वो देखो किस तरीके से खेल में आगे निकल रहा है, तुम तो नाका कटाए बैठे हुए हो। इस तरीके की शायद तुलना भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही, जैसा आपने मैं समझता हूँ, आप इसमें करेक्शन करें, सही बोल रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। और ये बहुत बड़ी गलती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये तुलना वाला मामला, अपने बच्चे से तुलना कर लेंगे, जैसे कि बड़ा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो शायद छोटे को डांट देंगे कि हाँ, अपने बच्चों में भी। हाँ, तारे जमीन पर है फिल्म, बड़ी अच्छी फिल्म है इस मामले में। देखिए उसमें वो बच्चा परेशान रहता है, डिसलेक्सिया नाम की बीमारी से, मानसिक समस्या है, और उसकी तुलना की जाती बड़े भाई से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों से या अपने कजिन ब्रदर सिस्टर से बड़ी तुलना होती है। बेसिकली परस्पर कंपटीशन 2 बड़े वयस्क लोगों का हो रहा होता है। हाँ। और जीत के मोहरे जो होते हैं वो बच्चे बनाए जाते हैं। बिल्कुल तो सही बात। बच्चों को मोहरा नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं योगी सरकार के जान है तो जहान है अभियान की। डॉक्टर साहब, एक बात ये जरा बताइए कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनमें
सबसे ज़्यादा संख्या किनकी होती है? नंबर 1 जो उम्रदराज लोग होते हैं, युवा होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 महिलाएं ज़्यादा होती हैं, युवतियां ज़्यादा होती हैं, या पुरुष वर्ग ज़्यादा होता है? तो ये ज़रा डिफिनेशन करके हमको बताइए। और तीसरा जो आपने तो खैर बता ही दिया कि पारिवारिक कलह, और दूसरा आपने जो एक कारण बताया है कि आर्थिक तंगी। मेरा ये मानना है कि जो सामाजिक व्यवस्था है, जैसे कहीं पुलिस में नहीं सुनवाई हुई, सरकारी कार्यालयों में नहीं सुनवाई, वहाँ जा कर के आग लगा ली या कुछ कर लिया, तो ये भी जो सिस्टम है, तो क्या सिस्टम के प्रति भी विद्रोह सा दिखाई दे रहा? पहले मैं आपके प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे दूं। सबसे ज्यादा आत्महत्या के केसेस जो है ना वर्किंग क्लास में दिखता है, जो एक्टिव एज ग्रुप है, करीब रखिए 30-40 साल का जो एज ग्रुप है, 30 से 50 के बीच का, इसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक बात। उसके बाद कॉलेज गोइंग जो हैं या हैं वो स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, यूथ बोल सकते हैं, फिर टीनेज बोलते हैं, और फिर ओल्ड एज में मिलते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से मिलते हैं। पुरुष में ज़्यादा होते हैं, महिलाओं में कम होते हैं, थोड़ा सा रेशियो महिलाओं में कम है। लेकिन एक मज़ेदार बात है यहाँ पर, महिलाएं आत्महत्या के प्रयास ज़्यादा करती हैं, लेकिन पुरुष आत्महत्या कर ज़्यादा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा एक है फाइंडिंग रिसर्च की। हाँ, रिसर्च की फाइंडिंग। जी। जी। और दूसरा आपका प्रश्न आप किस पर था? आप मैंने जो अब सिस्टम के खिलाफ, जैसे कि विधानसभा के सामने सुसाइड कर लिया, अभी एक लड़के ने सुसाइड किया, सपा का नेता था, कि साहब वो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई, जाके वहाँ से सुसाइड कर लिया। या फिर ये हुआ कि वो लड़की रेप से पीड़ित थी, और वहाँ पर पुलिस में सुनवाई नहीं हुई, उसने जाके सुसाइड कर लिया। तो ये जो प्रवृत्तियाँ बन रही हैं, ये भी क्या ये सोशल सिस्टम के, या जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है, या जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके खिलाफ भी बगावत के रूप में इस तरीके का नई प्रवृत्ति पैदा हो रही है? जैसे कि मैंने कहा, कोई भी बीमारी ना, जैसे समय बीतता है, वक्त बीतता है, तो जैसे जीवन बदलता है, वैसे ही इसका रूप भी बदलता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर तनावपूर्ण परिस्थितियां बहुत बदल रही हैं, तो लोग कई बार, अब बगावत या ऐसा तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि आत्महत्या के रूप बदलते जा रहे हैं। आदमी को जरा सा कुछ हुआ तो वो गया और उसने उसकी मान लीजिए उसने एप्लीकेशन दी, और कई बार उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो कई बार देखा होगा आत्महत्या करने का प्रयास कर लेते हैं, अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा लेते हैं। ये तो सबसे काम वो है, बहुत ही कॉमन प्रकरण है, आप लोग देखते हैं, हम लोग सब देखते हैं। तो कोई बगावत का नहीं है, लेकिन हाँ ये लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मानसिक तौर पे परेशान जरूर रहते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। और अगर उनकी मदद पहले की जा सके तो शायद वो इस प्रकार की घटनाएं करने से बच सकते हैं। और 2 प्रकार से होता है, एक है कि पहले बहुत डिप्रेशन में गया, अवसाद में गया, अब वो पूरी प्लानिंग करेगा कि मुझे आत्महत्या करनी है। और दूसरा रूप होता है कि ऐसे कोई प्लानिंग नहीं है, वो अचानक कर लेता है बिल्कुल। तो ये इम्पल्सिव एक्ट होता है। तो इम्पल्सिव वालों को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है आधे घंटे पहले आपके साथ बड़े अच्छे से बात कर रहा हो, और अचानक कोई घटना हुई और उसने आग लगा ली अपने ऊपर, या कुछ भी कर लिया। लेकिन दूसरी कैटेगरी को बचाया जा सकता है, क्योंकि उसके लक्षण महीनों तक रहते हैं। दुख की बात है, ना तो कोई घर का सदस्य, ना उसके मित्र, ना उसके जान पहचान के लोग, ना उसके काम जहां करता है उसके आसपास के साथी, कोई भी उसको थोड़ा सा टाइम नहीं देता। अब मैं यहाँ पर एक मजेदार आपको एक चीज जोड़ूं इसमें, देखिए इससे कितना फायदा हो सकता है अगर हम इस बात को समझें। आत्महत्या से संबंधित जो सबसे बड़ी रिसर्च है पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की, उसको बोलते हैं सुप्रेमिस रिसर्च। सुप्रेमिस मतलब सुसाइड प्रिवेंशन मल्टी साइट इंटरवेंशन स्टडी रिलेटेड टू रिसर्च सुसाइड। उसमें क्या बताया गया, उसमें पूरे विश्व में डेटा कलेक्ट किया गया, और उसमें यह बताया गया कि आत्महत्या को कैसे बचाया जा सकता था बड़ा इफेक्टिवली। तो उसको कहते हैं BIC, ब्रीफ इंटरवेंशन एंड कॉन्टैक्ट। ये स्ट्रेटजी अगर लगाई जाए तो सुसाइड के 80% लोगों को बचाया जा सकता है। अब ये होता क्या है? कुछ नहीं होता है, बड़ा ही आसान है।
कि अगर सुसाइड करने वाला व्यक्ति अपने स्वभाव या अपनी वाणी से अपने विचारों से अवगत कराए तो आप उससे सुसाइड के बारे में खुल के 5 मिनट बात कर लीजिए। तो जो सुसाइड, जितने भी लोगों ने जब सुसाइड करते हैं और उनको बचा लिया जाता है, उन पर एक रिसर्च हुई तो उन्होंने कहा कि 80% लोगों ने कहा कि अगर हमसे कोई बात कर लेता तो मैं शायद सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करता। तो यानी कि आत्महत्या जो लोग कर रहे हैं, कल भी हम लोग देखेंगे, परसों भी न्यूज़पेपर में देखेंगे कि घटना होगी, शायद दर्शक कार्यक्रम देख लें और एक बात को सुन लें, समझ लें और इम्प्लीमेंट कर लें कि आत्महत्या के कुछ लक्षण हैं, पहचानिए उनको। और अगर व्यक्ति कह रहा है कि मेरा मन जीने का नहीं करता है, मन करता है जान दे दें, मर जाएं, ये जिंदगी जीने काबिल नहीं रह गई, तो आप यकीन मानिए आपका 5-10 मिनट इन्वेस्टमेंट टाइम का उसकी जान बचा सकता है। एक इंसान की जान की बहुत कीमत है और इसीलिए हेल्पलाइन, और इसीलिए ये कार्यक्रम जान है तो जहान है उत्तर प्रदेश सरकार का स्टार्ट किया गया। ये इसमें भी एक आपको 2 बातें और बताएं जी। इसमें होता है कि आत्महत्या दुष्प्रेरणा, माने हम किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। 2 प्रकार की बातें होती है कि एक तो उसको कितना प्रताड़ित कर दिया गया, इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि वो सोचा भैया कोई विकल्प नहीं, मर जाओ तो अच्छा है जी। एक तो ये स्थिति होती है। नंबर 2 स्थिति ये होती है कि जो अभी नई प्रवृत्ति शुरू हो रही है कि लोग उकसाते हैं जी कि जाओ पेट्रोल डाल करके जाओ और वहां पर जल जाना और देखना, फिर देखना तुम्हारी समस्या का दूर होगी। इस तरीके कई मामले प्रकाश में आए जी। तो पहली प्रवृत्ति वाला व्यक्ति और जो दूसरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, इनमें दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, अगर आत्महत्या के लिए कोई दुष्प्रेरित कर रहा है या मान लीजिए टॉर्चर किया गया कि आत्महत्या कर ले, ये तो देखिए, ये तो सभी को पता है, ये तो क्राइम है, ये तो अपराध है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने किसी को इतना टॉर्चर कर दिया कि वो आत्महत्या करने के लिए होता भी है, मुकदमा कायम होता है जी, और होना भी चाहिए। अच्छा, दूसरी जी हाँ, तो और जो दूसरी परिस्थिति आपने बताई है उसमें उकसाते हैं कि आप करिए और इससे आपका जो प्रोटेस्ट है या आपका वो ज्यादा रजिस्टर होगा, लोगों तक पहुंचेगा या हो सकता है मीडिया में आए और फिर आपके खिलाफ एक्शन हो। देखिए, अपनी जान का रिस्क लेकर इस प्रकार का जो भी कृत्य करना है, मैं तो इसको कहीं ना कहीं बिल्कुल हेल्दी नहीं मानूंगा, अनहेल्दी बिहेवियर है। यानी कि जब भी तनावपूर्ण परिस्थिति आती है तो दिमाग से मजबूत व्यक्ति उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं और दिमाग से कमजोर लोग उसको दूसरी तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हमें कहता है कि मैं जाऊं और उसको कर लूं, तो क्यों ना मैं इस बात की राय पहले अपने परिवार के सदस्यों से कर लूं, अपने सबसे अच्छे मित्र से इसकी सलाह लूं कि क्या ऐसा करना चाहिए। निश्चित तौर पे परिवार के सदस्य, उसका सच्चा मित्र मना कर देगा कि बिल्कुल मत करिए आप, ये क्यों फालतू की बातें आप कर रहे हैं। तो दोनों में बड़ा अंतर है और ऐसे दोनों ही प्रकार के लोगों से हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जी, तो अगर मान लीजिए उनको उकसाते हैं जी, तो व्यक्ति तो स्वस्थ होता है जी, वो तो मानसिक रोगी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसकी वो कहाँ से हिम्मत ऐसी जुटा लेता है कि ऊपर पेट्रोल डाल लेगा और आग लगा लेगा। देखिए, बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य का मतलब परिभाषा बड़ी अलग है और मानसिक स्वास्थ्य के केस में 2+2 मतलब 4 नहीं भी कई बार हो पाते हैं। तो यानी कि कोई ऊपर से दिखने वाला व्यक्ति बड़े सामान्य बिहेवियर का कहीं अंदर से कुछ व्यथित भी हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप हमको अपना एक हाथ डोनेट कर दीजिए, कितने रुपए में हम अपना हाथ डोनेट करेंगे? नहीं देंगे। आदमी करोड़ों रुपए दे देगा तब भी हम अपने दोनों हाथ काट के नहीं देंगे। लेकिन आत्महत्या हम ऐसे ही आत्महत्या कर लेते हैं। कारण समझिए, ये शरीर तो अनमोल है। अगर हम कहें एक आंख कितने रुपए की है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, अनमोल है। और आत्महत्या करने को हम तुरंत कर लेते हैं। तो जो आदमी अपने शरीर की वैल्यू, अपने जीवन की वैल्यू, उसका मूल्य नहीं समझ पा रहा है तो उसको पूर्णतः स्वस्थ तो नहीं कहना चाहिए। कुछ ना कुछ समस्या तो है। बहुत अच्छी बात कही। एक बात और है डॉक्टर साहब, ये हुआ था कि कोरोना काल में काफी लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। उसमें बहुत से कारण ये भी बताए गए थे कि मीडिया को भी उसमें दोषी ठहराया। कुछ लोगों ने कहा हम तो भैया सवेरे अखबारें लेना बंद कर दिए, हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं चलाते। तो ये क्या आप मानते हैं कि ये भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि मीडिया हो गई या फिर
दूसरा कारण हम आपको बताएं कि शहर की समस्याएं, जी ट्रैफिक जाम में हम फंसे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। हालांकि उस प्रवृत्ति हो, लेकिन ये हमारे अंदर मानसिक रोग तो पैदा करती है। जी। तो ये भी क्या कारण है, इस पर जरा थोड़ा बताइए। पहली बात तो रमेश जी, मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगा कि मीडिया के इतने सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी आपको जानते हैं, और एक आप कार्यक्रम करा रहे हैं उसमें ही आपने मीडिया के ऊपर एक सवाल पूछा है, तो बहुत ही ब्रेव स्टेप है आपका। इसमें मैं ये कहूँगा, देखिए मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा मजबूत खंभा है। बहुत जिम्मेदारी है मीडिया की। लिखने और बोलने या छापने या दिखाने को तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी समझते हुए लिखना बोलना एक जिम्मेदार पत्रकार ही समझता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आत्महत्या के इस कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाया गया है। इससे जुड़ी एक मजेदार इंटरेस्टिंग आपको खबर बताऊं कि एक यूरोप में गूथ एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक नॉवेल लिखा। देखिए मीडिया या प्रिंटिंग या इन सब चीजों का कितना इम्पैक्ट होता है ये मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने एक नॉवेल लिखा था, ये 1774 में नॉवेल लिखा था, द सॉरो ऑफ यंग वर्थर। तो वो एक कहानी थी एक ऐसे यूथ की, एक लड़के की जो एक तरफा प्यार करता था। जब वो नॉवेल छपा, यूरोप में आत्महत्या के केसेस में बाढ़ आ गई। इसी तरह डेरेक हम्फ्रे जो है अमेरिका में एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हुए हैं, 1991 में उन्होंने एक नॉवेल लिखा, द फाइनल एग्जिट। फाइनल एग्जिट आत्महत्या से उस पर बेस्ड थी उसकी स्टोरी। उसमें आत्महत्या के कारणों को, कैसे आत्महत्या की जाए, उन्होंने लिखा। अब यूरोप में, न्यूयॉर्क सिटी में उस दशक में बाढ़ आ गई आत्महत्या की। इसी तरह हांगकांग में कोयला खा के, जलता हुआ कोयला खा के आत्महत्या, वैसे ही चीजें छपी और लोगों ने उसको ट्रेंड में ले लिया। श्रीलंका में हुआ, येलो कोलिएंडर जहर था एक, उसको खा के आत्महत्या करते थे। मीडिया में जो छपा या टीवी पे जो दिखा तो लोगों के दिमाग पे असर करता है। सबसे बड़ी चीज हम लोगों ने देखी थी, एक तो कोविड टाइम में इतनी नकारात्मक खबरें, दूसरी आपने सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के केसेस में देखा था, 24 घंटे उस न्यूज के अलावा कुछ न्यूज नहीं। तो एक हमें यह समझना चाहिए कि जो यंग वर्थर, इसको वर्थर इफेक्ट कहते हैं, अगर मीडिया ने कोई नकारात्मक न्यूज दिखाई तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है समाज पे। उसी तरह एक और भी मजेदार चीज है, उसको कहते हैं पापाजीनो इफेक्ट। पापाजीनो इफेक्ट बड़ा मजेदार है। अगर मीडिया किसी भी न्यूज के को पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाए तो समाज पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ये भी रिसर्च में प्रूव्ड है। तो अगर आत्महत्या की न्यूज रिपोर्टिंग किस तरीके की होनी चाहिए, हम मानसिक रोग विशेषज्ञों की जो शीर्ष संस्था है, जिसका मैं भी पदाधिकारी हूं, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने इस पे एक आर्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो उसको मैं दे सकता हूं उसको, या आपके कार्यक्रम के माध्यम से आगे दिखाया जा सकता है। उसमें किस प्रकार की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मसालेदार न्यूज, उसको बहुत हाईलाइट करना, ऐसे नहीं करना चाहिए, संवेदनशीलता से दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब एक और भी है, एक कभी कभी ये आता है कि इस व्यक्ति ने सुसाइड किया, जब जांच की तो उसमें तो मैं एक एसपी का नाम भी बता सकता हूं, तो उन्होंने क्या किया कि वो रिसर्च करते, ढूंढते हैं कि आत्महत्या के कौन कौन से कारण है, गूगल में जाते हैं, फिर उसको करते हैं और फिर उसको अडॉप्ट भी करते हैं। क्या इस चीजों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए? देखिए, गूगल पे आप प्रतिबंध नहीं लगा, या वो तो सरकारी चीज है, या वो तो एक सिस्टम का अलग ही है, कंपनी की अपनी पॉलिसीज हैं। लेकिन आत्महत्या करने से पहले आदमी पूरी रिसर्च करता है, पूरी तैयारी करता है। यानी अगर किसी को फांसी लगानी है तो वो पूरे रस्सी खरीद के लाएगा, या हो सकता है दुपट्टे या साड़ी रात में अपने कमरे में रख लेगा छिपा के। ये जहर खरीदने से पहले वो पूरी तैयारी करेगा। अभी लेटेस्ट एक जयपुर में डॉक्टर साहब ने एक आत्महत्या कर ली, कैंसर स्पेशलिस्ट थे और वहां के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। तो उन्होंने नींद की दवाएं लेके आत्महत्या की। तो जो कुछ हमारे भी मित्र हैं जयपुर में, जब हमने इस चीज को डिस्कशन किया तो पाया कि उनके अवसाद के लक्षण काफी पहले से थे, लेकिन शायद किसी कारणवश ना तो उन्होंने शायद उपचार लिया, या ना कोई आगे बढ़ के उनकी मदद के लिए आया। और नींद की दवाएं या इंजेक्शन, वो उन्होंने पूरी तैयारी की थी, उनके पास दवाएं और वो सब सारी चीजें, जिस हिसाब से उन्होंने ओवरडोज में लिया। क्योंकि वो ये भी सुनने में आया कि वो कैनुला
लगवा के उन्होंने 1-2 बार पहले ट्राई किया, लगवाया था, लेकिन लोग शायद ध्यान नहीं दे पाते। पूरी तैयारी होती है। ठीक बात है जी। और उसी अब डॉक्टर साहब अंत में एक सवाल आपसे पूछेंगे जी जी कि जान है तो जहान है, ये अभियान शुरू किया गया है, जी। आप भी इसके बिल्कुल अभिन्न अंग होंगे, जी। बल्कि मुझे विश्वास है कि आप बड़ी सक्रियता के साथ अगुवाई भी करेंगे। जी जी। तो अगर आप क्या महसूस करते हैं कि जान है तो जहान है अभियान को प्रभावी बनाने के लिए क्या कुछ ऐसा ऐड कर दिया जाए जिससे कि ये अभियान सफल हो जाए? कोई भी अभियान तब सफल हो पाता है जब जन जागरूकता से जुड़ जाता है। अगर कार्यक्रम के माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से लोग इस अभियान जान है तो जहान है के बारे में जानकारी प्राप्त करें, समझें। आत्महत्या एक ऐसी मनोदशा है, मनोरोग है जिसको कि समय पे ठीक किया जा सकता है, और उत्तर प्रदेश सरकार इतना अच्छा एक कार्यक्रम ला रही है तो उसका पूरा इस अभियान का फायदा होना चाहिए। और इसके बारे में आपस में बातें करें। आत्महत्या के बारे में एक बड़ी गलतफहमी है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि बच्चा अवसाद में है, मेरे पास लाया जाता है, जब मैं आत्महत्या की बातें करता हूं तो पेरेंट्स डर जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब प्लीज ये मत बोलिए, बच्चे के दिमाग में ये विचार चला जाएगा। गलत बात है, उल्टा बात करने से फायदा होता है। तो इस अभियान को सफल बनाने के लिए हम सबको इस अभियान के बारे में बातचीत करनी चाहिए, और साथ ही इस अभियान में आगरा में भी मेडिकल कॉलेज में पायलट प्रोजेक्ट इसका स्टार्ट किया गया है। वहाँ के जो HOD हैं डॉक्टर विशाल सिन्हा, वे हमारे मित्र हैं, और एक सीनियर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर SP गुप्ता का नाम उसमें है, वो भी सीनियर साइकाट्रिस्ट हैं। हमारी जो मनोरोग विशेषज्ञों की संस्था है सेंट्रल साइकाट्रिक सोसाइटी, उसमें ये दोनों लोग पदाधिकारी रह चुके हैं, और हमारी ये संस्था में करीब 4 राज्यों में कार्यरत है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, जिसमें करीब 1200 हम लोग मनोरोग विशेषज्ञ हैं। हम लोग भी अपनी संस्था का सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार को देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मनोरोग विशेषज्ञ की फौज शासन को मिल सके और समाज की बेहतर सेवा की जा सके। इस कार्यक्रम को जान है तो जहान है सफल बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से जान है तो जहान है की प्रस्तुति दी, और निश्चित रूप से जागरूकता, सजगता और लक्षण देखते ही एक विचार मंथन, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। और इसके द्वारा मुझे विश्वास है कि सोसाइटी में जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसमें निश्चित रूप से रोक लगेगी और हम एक नए उजाले की ओर बढ़ेंगे। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।